बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ताला 56 मार्क्स की 56 नंबर की तैयारी कर ली है। उसके अंदर हमारे 6 नंबर का जो है पीपीसी की हमने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, 20 नंबर की क्यूएसओ की, 20 नंबर की सीपीसी की और 10 नंबर की लीगल एथिक की। आज जो हमारी वीडियो है ये हमारी एक ही क्लिप के अंदर होगी, एक ही वीडियो होगी। उसमें इंशाअल्लाह ताला हम 8 के 8 जो लीडिंग केसेस जो आपके लॉ गेट के सिलेबस में शामिल है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब आने वाली वीडियो जो है वो तकरीबन एक एक क्लिप के अंदर चलेगी, एक ही जो है उसकी वीडियो बनेगी एक टॉपिक के ऊपर। इस तरह इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो बने, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की एक ही वीडियो बने। तो कल जो है हमारा इंशाल्लाह ये तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होगा या इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस होगा, क्योंकि पिछली वीडियो जो थी वो कानून से रिलेटेड थी, उसके अंदर समझाना बहुत पड़ रहा था। जबकि हमने आपको जो वो वीडियो बनाई है तकरीबन आप ये समझे कि हमने 50% आपको समझाया, वो भी इस हद तक कि हाँ चलो आपका लॉ गेट वो हो जाए, वरना उसमें बहुत से पॉइंट अभी भी रहते हैं जो समझाने वाले थे। मगर ये कि फिर आपके लॉ गेट जो है 23 तारीख को आ गया। मगर इतना अल्हम्दुलिल्लाह ताला है कि आप इंशाअल्लाह अगर उसको अच्छे तरीके से करें, आपका इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा आप अल्लाह से दुआ करें, सबकी दुआएं लेके जाएं, अल्लाह से तौबा करें हर गुनाह की, और जो किसी का दिल दुखाया उससे माफ़ी मांगें और अच्छी नीयत रखें कि अल्लाह ताला जब मैं वकील बन जाऊँगा तो मैं गरीबों का साथ दूँगा, कभी नाहकी नहीं करूँगा। ये तमाम चीज़ें जिसने अपने साथ रखेंगे, अच्छी नीयत होगी और मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये है हमारे पास लीडिंग केसेस से रिलेटेड। तो पिछली वीडियो जो थी वो कानून से रिलेटेड थी, इसलिए उसमें से एक सेक्शन के अंदर से जितने भी अहम जो पॉइंट बन सकते थे, जो एचईसी बना के आपको दे सकता था, वो हमने सब आपको प्रोवाइड कर दिया। कुछ और भी पॉइंट हैं मगर वो बहुत छोटी छोटी नौयत के हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जो है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम पहला की जो पढ़ते हैं, इस वीडियो में हमने 8 केस पढ़ने। लीडिंग केस है, ये कोई कानून नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ ना आपको पॉइंट बताने हैं, आप क्या करना जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक पेजेस ले लें, कोई रजिस्टर ले लें, कोई डायरी ले लें, उस डायरी के अंदर ये पॉइंट लिखते चले जाएं। ठीक है, वो पॉइंट लिखते चले जाएं, बस पॉइंट का नाम याद रखना कि इसमें ये हुआ था, ये केस इस तरह था, बस इसके मुतालिक याद रखना। बाकी इसके अंदर समझाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ पॉइंट बताने। आपसे पॉइंट जो वो पॉइंट बना के लॉ गेट में पूछ सकता है, वो सारे पॉइंट इंशाल्लाह हम आपको केस में देंगे। किसी केस में बहुत ज़्यादा पॉइंट निकलेंगे, किसी केस के अंदर 4-5 ही पॉइंट निकलेंगे, मगर जिसमें केस में ज़्यादा पॉइंट हैं वो आप उसको देखते चले जाएं, इसमें कम है वो भी देखते चले जाएं। हमारा जो पहला केस है ना, इस केस के अंदर आप पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आपने जो लॉ गेट में नाम याद रखना है ना, हर केस का नाम याद रखना कि वो केस किस नाम से था, ये आपसे लॉ गेट में पूछेगा। आपसे लॉ गेट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस किस तरह, आपको जो गलत स्टेटमेंट बना कर देगा, असल स्टेटमेंट क्या होगी आप अपने डायरी में लिख लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या तो ये देगा या क्या स्टेटमेंट है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के साथ या तो वो लिखेगा वर्सेस में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान तो ठीक है, या लिखेगा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान तो ठीक है। इनके अलावा कुछ लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा लॉ गेट में आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये केस कब साइटेड कब हुआ, यानी कब ये केस जो किस किताब के अंदर लिख कर आया गया। तो आपको मैं टिप बता रहा हूँ, 8 के 8 केसों के लिए एक ही किताब का नाम याद रखना है, पीएलडी के अलावा ये केस कहीं पे भी बयान नहीं हुए। अगर आपको वो पीएलडी की जगह पे कोई और नाम लिख दे, सीएलसी लिख दे, पीसीआरएलजे लिख दे, ठीक है, एमएलडी लिख दे, तो ये सारा गलत होगा। सिर्फ क्या 8 केसेस के अंदर अपने जहन में बिठा ले लफ्ज़ पीएलडी होगा। तो ये पहला जो केस है ये आपका साइटेड कब हुआ, किस बुक के अंदर आया, तो पीएलडी के अंदर आया। आप अपनी डायरी में लिख लें, पीएलडी 1955 एफसी 240। क्या लफ्ज़ ठीक है, पीएलडी 1955 एफसी 240, पीएलडी 1955 एफसी 240, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सिर्फ पहले केस के अंदर आपने जो है ना, सिर्फ पहले केस के अंदर एफसी का लफ्ज़ याद रखना, आगे तमाम जितने केस आएंगे वो एससी से आएंगे।
सिर्फ पहला केस है FC, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बना था पहले केस में। ये केस आता है 1955 में। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन पाकिस्तान का बनता 1956 में। तो अभी आइन नहीं बना, तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका नाम फेडरल कोर्ट होता था। तो इसलिए यहाँ पे 1955 के साथ जो FC लिखा हुआ ना, FC का मतलब है फेडरल कोर्ट। तो आप क्या याद रखें, सिर्फ पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के बाद जितने भी केस आएंगे उसके अंदर FC नहीं इस्तेमाल होगा, उन सब में SC इस्तेमाल होगा, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होगा, FC इस्तेमाल नहीं होगा। ये बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ये स्टेटमेंट बना कर लॉ गैट में दे सकता है कि अगले केसों के अंदर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के बाद अगले केसों के अंदर वो FC का लफ्ज़ डाल देगा, आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ FC एक ही केस में ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान में। अगला आपसे लॉ गैट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के अंदर कि चीफ जस्टिस कौन था। आप कहेंगे इसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर था। चीफ जस्टिस कौन था? मोहम्मद मुनीर। ये कितने रुकनी बेंच बैठा हुआ था? आपसे अगला सवाल पूछेगा लॉ गैट में, आप कहेंगे 5 रुकनी बेंच बैठा था। मैं मुख्तसर से आपको हवाला इसमें बता देता हूँ। इसमें यह हुआ था कि जो गुलाम मोहम्मद है ना, वो गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो कानून साज असम्बली है उसके वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वो असम्बली बरतरफ कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली तोड़ दी, कैबिनेट भी तोड़ दी। कैबिनेट पहले तोड़ी थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली तोड़ दी। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने जो है ना, सबसे पहले जो है सिंध हाई कोर्ट में, उस वक्त उसको चीफ़ कोर्ट कहते थे, चीफ़ कोर्ट सिंध। तो चीफ़ कोर्ट सिंध के अंदर उन्होंने क्या किया था कि अपनी पिटीशन दायर की। वो पिटीशन जो उन्होंने जब दायर की इनके इस इकदाम के ख़िलाफ़, तो उनके हक़ के अंदर फैसला आ गया। मगर गवर्नमेंट ने क्या किया, गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, फेडरेशन ने क्या किया, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको उस टाइम फेडरल कोर्ट कहते थे, FC कहते थे, उसमें जाके जो उन्होंने अपना मुकदमा दायर किया, और जो फैसला आया वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के ख़िलाफ़ आ गया। ये सारा मसला था। तो छोटा सा अहवाल आपको बताऊँ, क्योंकि आपको इसके अंदर जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट आपको बताएं बस वो कीमती हैं। तो चीफ जस्टिस कौन था? इसके अंदर मोहम्मद मुनीर था। कितने रुकनी बेंच था? आपसे लॉ गैट में पूछेगा, आप कहेंगे इसके ये 5 रुकनी बेंच था। अब आपसे पूछेगा कि उस वक्त पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? आप कहेंगे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद था। लॉ गैट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के अंदर पाकिस्तान का गवर्नर जनरल का नाम लिखें, आप कहेंगे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। फिर आपसे पूछेगा उसने कैबिनेट कब डिज़ोल्व की थी, कैबिनेट को कब बरतरफ किया था? आप कहेंगे उसने जो है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1953 के अंदर 53 में जो कैबिनेट थी, जो काबीना थी, उसको बरतरफ कर दिया था, उसको डिज़ोल्व कर दिया था। फिर आपसे पूछेगा कि लॉ गैट के अंदर कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, कानून साज असम्बली कब बरतरफ की थी? ये डेट याद रख लें, ये 24 अक्टूबर 1954 को, 24 अक्टूबर 1954 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 को, 1954 को 24 अक्टूबर को उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ोल्व की थी। ये बहुत कीमती डेट है। फिर उसके बाद क्या है, फिर आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो थी जब वो डिज़ोल्व हो गई, तो उसके बाद आपसे लॉ गैट में पूछेगा जब वो डिज़ोल्व हो गई थी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी या नहीं हुई थी? आप कहेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ोल्व हो गई, बरतरफ कर दी, तो उसके बाद क्या किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वुज़रा थे उनकी जो काउंसिल थी वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड की गई, वो दोबारा बनाई गई। तो आपसे पूछ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी, बरतरफ कर दी थी, तो उसके बाद जो थी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर थी वो दोबारा बनाई गई थी? आप कहेंगे हाँ, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी, दोबारा बनाई गई थी। अगला आपसे लॉ गैट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर कि इसके खिलाफ जो ये असम्बली जो डिज़ोल्व हुई थी, इसके खिलाफ एक्शन किसने लिया था? आप कहेंगे इसके खिलाफ एक्शन लिया था मौलवी तमीज़ुद्दीन ने। अब आपसे पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन कौन था? आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का प्रेसिडेंट था। वो कहेंगे उसने क्या एक्शन लिया था? लॉ गैट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने क्या एक्शन लिया था? आप कहेंगे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने ये एक्शन लिया था कि उन्होंने हाई कोर्ट सिंध, या तो हाई कोर्ट सिंध या उसको असल जो लफ्ज़ था उस वक्त वो चीफ़ कोर्ट सिंध था, तो उसने चीफ़ कोर्ट सिंध के अंदर पटिशन दायर की थी। तो आपसे पूछेगा
मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ॉल्व हो गई थी उसके खिलाफ क्या और किस जगह पर एक्शन लिया। आप कहेंगे कि उसने पटिशन दायर की थी, कहाँ पर उन्होंने दायर की थी? चीफ कोर्ट सिंध में, हाई कोर्ट सिंध के अंदर पटिशन इसके खिलाफ दायर की थी। अब आपसे लागेट में पूछेगा जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान हैं उन्होंने कौन कौन से इल्ज़ामात उठाए थे, कौन कौन से उन्होंने जो है वो क्लेम उठाए थे, एलिगेशन कौन कौन से राइज किए थे। आप कहेंगे उन्होंने ये वाले एलिगेशन, ये वाले पॉइंट अपनी पटिशन में उठाए थे। पहला उन्होंने क्या उठाया था कि एलिज प्रोक्लेमेशन जो उसने ये अमल जो ये काम किया है, असम्बली को डिज़ॉल्व किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रावाइड्स है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, इनऑपरेटिव है और वाइड है। ये लफ्ज़ लिख लें, ये आपसे ये लागेट के अंदर पूछेगा, ये सबका सब डाल देगा। ए में डाल देगा इलीगल, बी में डाल देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अल्ट्रा वाइड, सी में डाल देगा विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड वाइड, इनऑपरेटिव, और डी में डाल देगा अबव ऑल। तो फिर ये अबव ऑल वाला जो डी है वो सारा सही हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि उन्होंने कौन से पॉइंट राइज किए थे? उन्होंने ये राइज किए थे कि जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया था, जो इन्होंने ये ऐलान किया था असम्बली को डिज़ॉल्व करने का, वो क्या था? अपने डायरी में लिख लें, वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अल्ट्रा वाइड्स था, विदाउट जुरिस्डिक्शन था, इनऑपरेटिव था और वाइड था। ये पॉइंट जो हैं ये उन्होंने राइज किए थे। अब आपसे लागेट में पूछेगा मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस के अंदर कि उन्होंने रिट पटिशन जो दायर की थी वो कौन से कानून के तहत दायर की थी और कौन सी उसमें किस सेक्शन के तहत दायर की थी। आप कहेंगे उन्होंने अंडर सेक्शन 223A, अंडर सेक्शन 223A, अंडर सेक्शन 223A ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की थी। आपसे कहेगा कि उन्होंने रिट पिटीशन किस कानून और किस सेक्शन के तहत दायर की थी। आप कहेंगे उन्होंने 223A 223A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की दफ़ा 223A के तहत पटिशन दायर की थी। वो अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा उन्होंने एक पटिशन दायर की थी, आप कहेंगे उन्होंने दो पटिशनें दायर की थी। अब आपसे पूछेगा उन पटिशनों के नाम लिखें जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान ने पटिशनें दायर की थी। आप कहेंगे पहली पटिशन जो थी उसका नाम है रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस यानी पहली रिट ये उन्होंने दायर की थी। दूसरी जो है कि रिट ऑफ कोवरेंटो, दूसरी रिट दायर क्या की थी कोवरेंटो। याद रखना पेटिशन के अंदर और रिट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम कानून की डीप के अंदर चले जाएं, उसके फ़लसफ़े में चले जाएं तो उसके अंदर इसका फ़र्क आता है। मगर सिंपल वर्डिंग में वकला जो है वो रिट पटिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये उर्फ़ आम में, जबकि ये दोनों लफ्ज़ आपस में अगर हम इसका गहराई से जायज़ा लें तो ये लफ्ज़ आपस में चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी जो है रिट दायर की थी, रिट ऑफ मैंडेमस आप कहेंगे, और दूसरी रिट रिट ऑफ कोवरेंटो ये की थी। अब आपसे पूछ सकता है कि आर्गूमेंट राइज्ड बाय फेडरेशन, फेडरेशन उसने तो ये पॉइंट उठा दिए थे कि ये इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वाइड था। क्या फेडरेशन ने भी, गवर्नमेंट ने भी जिसके खिलाफ पटिशन गई है उसने भी कोई अपने पॉइंट राइज किए थे, अपने आर्गूमेंट राइज किए थे? आप कहेंगे उसने भी किए थे। उन्होंने क्या पॉइंट राइज किए थे? उन्होंने कहा था कि स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन वाज राइट, कि हमने जो स्टेप लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिसॉल्व की है, वो हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट ये राइज किया था कि जो सेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो सेक्शन 223A है ये कानून है ही नहीं। क्यों? कि इसकी मंजूरी जो है वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने 223A जो है सेक्शन की, इसकी मंजूरी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से नहीं ली गई, यानी इसकी जो है इसकी जो मंजूरी थी वो उससे नहीं ली गई गवर्नर जनरल से। तो इसलिए 223A कानूनी नहीं। जब कानूनी नहीं तो सिंध हाई कोर्ट जो है, जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं रिट की। देखो आपसे क्या कहेगा कि जो फेडरेशन थी, जो गवर्नमेंट थी, जिसके खिलाफ जो था मुकदमा दायर किया गया था, पटिशन दायर की गई थी, उसने कौन कौन से पॉइंट राइज किए थे? उसने पहला पॉइंट ये राइज किया था, आप लॉ गेट में कहेंगे पहला पॉइंट ये राइज किया था कि मैंने जो स्टेप उठाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो डिसॉल्व की, वो बिल्कुल ठीक किया। दूसरा ये कि जो 223A जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो
एक्ट ऑफ इंडिया जो है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये कानून ही नहीं। क्यों कि इस कानून की, इस सेक्शन की इजाज़त जो थी गवर्नर जनरल से लेनी चाहिए थी और वो इजाज़त नहीं ली गई, क्योंकि गवर्नर जनरल से इजाज़त लिए बिना कोई कानून नहीं बनता। तो ये तो कानून है ही नहीं। जब ये कानून ही नहीं तो इसके तहत जो दफ़ा जो उन्होंने जो है पटिशन, जो रिट पटिशन दायर की है, रिट ऑफ मैंडेमस और रिट ऑफ जो है क्व वारंटो, ये तो बनती ही नहीं। जब कानून ही गलत है तो पटिशन भी गलत है। तो इसलिए क्या कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट है, चीफ हाई कोर्ट सिंध है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं। ये वाले उन्होंने पॉइंट किए थे। अब आपसे पूछेगा, आपसे लागत पूछेगा, चीफ कोर्ट सिंध जो थी, हाई कोर्ट जो सिंध थी, उसने किसके हक में फैसला दिया था? आप कहेंगे उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर के अंदर, उसकी हक के अंदर फैसला दिया था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है वो ठीक कहता है और इन्होंने जो है ये जो असम्बली डिज़ोल्व की है वो गलत डिज़ोल्व की थी। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा ग्राउंड ऑफ डिसीजन। जो चीफ कोर्ट जो सिंध थी उसने फैसला जो दिया था, अपना जो डिसीजन दिया था, अपनी जजमेंट सुनाई थी, उसके कौन से ग्राउंड पे सुनाई थी? आप कहेंगे ये वाले ग्राउंड थे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट वर्किंग एज लेजिस्लेचर। उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपने सेशन में ना बैठी हो, अपनी उस अथॉरिटी में ना बैठी हो कि वो कानून साज अथॉरिटी है। देखिए, जब उन्होंने क्या कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब अपनी ड्यूटी के ऊपर, जो उसकी ड्यूटी है कानून बनाना, जब वो कानून बनाने वाली ड्यूटी के तहत नहीं बैठी, एज ए लेजिस्लेचर नहीं बैठती, तब ऑल लॉज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उस हालत के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई कानून पास करती है, देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नर जनरल्स एसेंट। गवर्नर जनरल की अब मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। दोबारा देखें, कानून में होता क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी उस अथॉरिटी में बैठे कि जब वो लेजिस्लेशन कर रही हो, जब वो कानून बना रही हो, उस सेशन में बैठेगी, उस हालत में, उस अप्रोच में बैठेगी, अब वो कोई कानून बनाएगी तो उसको ज़रूरत है किसकी? गवर्नर जनरल के दस्तखत की, गवर्नर जनरल की एसेंट की, उसकी मंजूरी की ज़रूरत है। तो चीफ कोर्ट सिंध ने क्या कहा कि जिस वक्त 223A जो वाला मामला है, उस वक्त वो लेजिस्लेशन की हालत में नहीं बैठी थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो लेजिस्लेशन की हालत में नहीं बैठी थी, वो कानून नहीं बना रही थी। तो उस हालत के अंदर उसने जो कानून पास किया उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती गवर्नर जनरल से एसेंट लेने की। तो लिहाजा मैं सही कर रही हूँ, मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है, मैं हाई कोर्ट सिंध हूँ, चीफ कोर्ट सिंध हूँ, मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है और मैं अपनी जुरिस्डिक्शन को फुल इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जनरल ने जो असेंबली डिज़ोल्व की है उसको कलअदम करार देती हूँ कि वो बिल्कुल गलत है और फैसला किसके हक में देती हूँ? मौलवी तमीज़ुद्दीन हक के अंदर। अब आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन हक जो फैसला सिंध कोर्ट ने जो दिया मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में, इसके खिलाफ क्या बाद में कदम उठाया गया? आप कहेंगे हाँ। जो फेडरल गवर्नमेंट थी, यानी जो हमारी गवर्नमेंट थी, फेडरेशन थी, ये मामला उठाकर ले गई थी उस वक्त फेडरल कोर्ट में। उस वक्त उस नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। अगर आपसे लॉ गेट में लिख दे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी, उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उस वक्त उसका नाम था फेडरल कोर्ट। याद रखना, फेडरल कोर्ट में बार बार आपसे कह रहा हूँ, अपने जहन के अंदर इसको बिठा ले। सिर्फ एक ही केस के अंदर फेडरल कोर्ट को याद रखना है। पहले केस तमीज़ुद्दीन केस के बाद जितने 7 केस आएंगे उनमें सब में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सिर्फ पहले में फेडरल कोर्ट है। तो वो कहाँ फैसला ले गए थे? फेडरल कोर्ट में। अब फेडरल कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? फेडरल कोर्ट ने क्या किया था? उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का जो हक में फैसला हुआ था उसको गलत करार दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो चीफ कोर्ट सिंध है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, उन्होंने जो फैसला दिया वो गलत दिया, लिहाजा हम फेडरेशन के हक में फैसला देते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तोड़ी थी उसने, मतलब ये क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद ने, वो बिल्कुल ठीक उसने तोड़ी थी, उसने जो डिज़ोल्व की थी वो ठीक की थी। तो किसके हक में फैसला दे दिया गया था? फेडरेशन के हक में। और उन्होंने एक और बात की थी, उन्होंने ये वाली जो बातें उसने की थी, सिंध हाई कोर्ट ने, उसने जो पॉइंट राइज किए थे अपनी जजमेंट देते वक्त, जो पॉइंट बताए थे, उन सबको उसने गलत करार दिया। उसने क्या कहा? 223A जो सेक्शन है इज़ नॉट लॉ, वो कानूनी नहीं है। बिकॉज एसेंट वाज नॉट टेकन, क्योंकि जो है इजाज़त नहीं ली गई थी। एज एसेंट वाज नॉट टेकन, चीफ कोर्ट सिंध हैज़ नो जुरिस्डिक्शन,
लिहाजा जब एसेंट ली ही नहीं गई तो चीफ कोर्ट जो सिंध थी उसकी तो पावर बनती नहीं, जुरिस्डिक्शन बनती नहीं, तो उसने किस तरीके से जो है ये फैसला कर दिया। उन्होंने एक अलग बात उसमें ये की, और ये बात की गवर्नर जनरल इज सुपीरियर देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि गवर्नर जनरल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ज़्यादा बड़ा होता है। कितनी गलत बात की थी ये, ठीक है, कि इसकी बुनियाद के ऊपर पर आने वाले तमाम मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप के रास्ते खुल गए। हम इस तरफ नहीं जाते, ये कोर्ट के मामले हैं, मगर एक एज ए स्टूडेंट के लिहाज से, एक क्रिटिसिज्म के लिहाज से अगर हम देखें तो ये मामला गलत हुआ था। तो ये था हमारा। अब आपसे इसके अंदर एक दो चीज़ें वो पूछ सकता है इसके अंदर, कि इस केस के अंदर ये आप एक दो इजाफी चीज़ें याद रख लेना। वो ये पूछ सकता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट कब सिलेक्ट हुआ था। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कानून साज असेंबली का प्रेसिडेंट कब सिलेक्ट हुआ था। आप कहेंगे वो 14 दिसंबर 1948 को प्रेसिडेंट बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कानून साज असेंबली का 14 दिसंबर 1948 को। अब आपको एक और चीज़ यहाँ से पूछेगा कि जो ये फैसला दिया था, ठीक है, जो फेडरेशन के हक में फैसला दिया था और मौलवी तमीज़ुद्दीन के खिलाफ दे दिया था फेडरल कोर्ट ने, उस वक्त वो फेडरल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। तो जो फेडरल कोर्ट ने जो फैसला दिया था, कोई ऐसा जज था जो डिसेंटिंग जज था जो उस फैसले के खिलाफ था। आप कहेंगे हाँ, उस जज, उसमें जो डिसेंटिंग जज था उसका नाम था आर कॉर्लिनियस, ठीक है, आर कॉर्निलियस उसका नाम था। वो डिसेंटिंग जज था, वो इस फैसले के खिलाफ था। वो कहता नहीं, मौलवी तमीज़ुद्दीन ठीक है, तुम जो इसके खिलाफ फेडरेशन गलत है। मगर बाकी जजेस जो थे, जो 4 बाकी जजेस थे, उन्होंने किसके हक में फैसला दिया था, उन्होंने फेडरेशन के हक में फैसला दिया। हमारा पहला केस कंप्लीट हो जाता है। इसके तमाम पॉइंट जो आप उसमें रखें। अब है हमारा दूसरा केस, स्टेट वर्सेस डोसो, ठीक है। इस पहले केस का नाम आपसे लॉ गेट में पूछेगा, दूसरे केस का नाम क्या है, असल नाम क्या है, द स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर, ये नाम ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि ये किस बुक के अंदर जो है ये केस आया, ये इसकी साइटेशन कब हुई। आप कहेंगे पीएलडी। देखो तमाम किताबें आंखें बंद करके याद कर लो कि 8 के 8 केस पीएलडी में है। तो पीएलडी में हुई 1958 में। अब यहाँ पर एससी है, वहाँ पर था एफसी, एफसी था, यहाँ पे एससी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केस किस में है, पीएलडी 1958, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 533। तो नाम क्या, पीएलडी 1958, पीएलडी 1958, एससी 533, पीएलडी 1958, एससी, पेज नंबर है 533। अब आपसे पूछेगा इसमें चीफ जस्टिस कौन था, इसमें भी मोहम्मद मुनीर ही था, ठीक है। चीफ जस्टिस जो पिछले वाले में था वो ही यहाँ पर था। अब ये केस क्या था, इसका थोड़ा सा हवाला सुन लो। ये केस एक सिंपल मर्डर का केस था। एक शख्स था डोसू, उससे कत्ल हो गया था, ठीक है, लोरालाई के इलाके के अंदर। तो जो बलूचिस्तान के लोग, जो लोया जरगा था, उन्होंने इसको फैसला दिया और इसके खिलाफ इसको कहा कि तूने कत्ल किया है। मगर उस वक्त, क्योंकि ये, अब देखो केस कब आया हुआ है कि 1958 का केस है, 1958 का केस है, यानी 1956 का आइन लागू हो चुका था। तो जब 1956 का आइन लागू हो चुका, उस आइन ने यह कहा पाकिस्तान में रहने वाले, बेशक वो अकलियत क्यों ना हो, बेशक वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनके भी हकूक बराबर हैं। तो 56 के आइन ने सबके हकूक बराबर करार दिए थे। मगर इस जो उन्होंने जो ये किया था, FCR, जिस जो क्या नाम है, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन एक्ट के तहत जो उन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने डोसू को जो है वो हक नहीं दिया था कि वो बराबर नहीं है। तो फिर देख लें कि जो ये केस क्या था, सिंपल कत्ल का केस था। बस इतना याद रख लें, ये सिंपल कत्ल का केस था। इसके अंदर जो था 1956 के जो आइन था उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा था। और इसी के अंदर जो था, जो मार्शल लॉ भी इसी आइन में लगेगा, इसी केस में लगेगा मार्शल लॉ। उस मार्शल लॉ को भी जो है वो भी ये इनडायरेक्ट जो है वो उसको जो है चैलेंज कर रहा था कि ये मार्शल लॉ जो लगा ये भी गलत है। और 1956 के आइन के तहत डोसू जो था उसको बराबरियत का हक देना चाहिए था, उसको कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये वाला ये बात है, यानी इसमें ये बात की गई। अब पहली चीज़ क्या, अब मैं सिर्फ नाम जल्दी जल्दी बताऊंगा कि केस का नाम क्या, दी स्टेट वर्सेस डोसू एंड अदर। आपसे पूछेगा कौन सी बुक के अंदर आया, पीएलडी 1958, एससी, पेज नंबर 533।
यानी PLD 1958 HC 533। चीफ जस्टिस कौन था? मोहम्मद मुनीर था। आपसे पूछेगा ये किस चीज़ का केस था? आप कहेंगे ये सिंपल मर्डर का केस था। आपसे पूछेगा कि जो डोसू जो था वो कैसे कन्विक्ट हुआ था? आप कहेंगे डोसू जो था वो कैसे गिरफ्तार हुआ था? अंडर सेक्शन 11 या दफ़ा 11 के तहत, अंडर सेक्शन 11 ऑफ FCR 1901 के तहत। ये आपसे पूछेगा कि वो किस दफ़ा के तहत, किस सेक्शन के तहत वो अरेस्ट हुआ था। आप कहेंगे वो अंडर सेक्शन 11 FCR 1901 के तहत जो है वो गिरफ्तार हुआ था। अब आपसे पूछेगा FCR का मतलब क्या है? लॉ गेट में पूछेगा FCR का मतलब क्या? आप लॉ गेट में क्या कहेंगे? FCR का मतलब है फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। अब आपसे पूछेगा हु कन्विक्टेड डोसू? लॉ गेट में पूछे किसने जो है डोसू को जो है वो सज़ा दी थी, किसने उसको वो अरेस्ट किया था, कन्विक्ट किया था, उसको सज़ा दी थी? आप कहेंगे लोया जरगा ने। किसने? लोया जरगा ने। अब आपसे पूछेगा लॉ गेट में कि ऑफेंस ऑफ मर्डर वेयर कमिटेड, किस जगह के ऊपर जो था, जो कत्ल था वो कहाँ पे हुआ था? आप कहेंगे लोरा लाई इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में लोरा लाई में कत्ल हुआ था। अब आपसे पूछेगा कि जो केस था ये कहाँ पे फाइल हुआ? जो लोया जरगा ने जो फैसला दिया उस फैसले को कहाँ पे चैलेंज किया गया था? आप कहेंगे कि उसकी कन्विक्शन जो उन्होंने दी थी, उसको जो सज़ा दी थी लोया जरगा ने, उसको हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था। अब आपसे पूछेगा लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जो FCR के तहत लोया जरगा ने जो फैसला दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है। तो लोया जरगा ने क्या किया था? उसको क्या किया था? डोसू को पकड़ा था और उसको सज़ा सुना दी थी। इस सज़ा के खिलाफ वो लोग कहाँ पर गए? अपील लेकर कहाँ पे गए? अपनी पटिशन लेकर कहाँ पर गए? लाहौर हाई कोर्ट में गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा? जो लोया जरगा ने जो अपनी वो फैसला सुनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आपसे पूछेगा कि जो हाई कोर्ट ने जो था, लाहौर हाई कोर्ट ने लोया जरगा के खिलाफ फैसला दे दिया, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दे दिया, तो अब उन्होंने कोई आगे स्टेप उठाया? आप कहेंगे हाँ, फेडरल गवर्नमेंट टुक इट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। फेडरल गवर्नमेंट जो थी इस फैसले को जो हाई कोर्ट ने दिया था उसके खिलाफ जो अपील लेकर, पटिशन लेकर कहाँ चली गई थी? वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने जो थी वो केस की जो डेट थी, ये डेट बड़ी अहम है यहाँ पर। क्यों? इस डेट के फौरी बाद जो है वो मार्शल लॉ, इस डेट से पहले मार्शल लॉ लग जाता है। तो वो कहता है कोर्ट ने जो हेयरिंग की, जो पेशी दी थी, यानी कि हम इस डेट को कार्रवाई सुनेंगे आपके मुकदमे की, वो कौन सी डेट दी थी? आप कहेंगे वो 13 अक्टूबर 1958, 13 अक्टूबर 1958 की डेट दी थी। ये डेट क्यों अहम है? क्योंकि अदालत ने 13 अक्टूबर की पेशी डाल दी 1958 की कि मैं इस डेट को आपका फैसला सुनूंगी, फेडरेशन का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी पेशी आने से पहले 7 तारीख को पेशी है 13 अक्टूबर की, और 7 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो ऑटोमेटिकली जो 1956 का जो आइन था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो रद्द हो जाता है, वो शेल हो जाता है। तो इसलिए इस पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब जो अदालत, सुप्रीम कोर्ट पजल हो गई कि अब मैं फैसला कैसे दूं, क्योंकि मार्शल लॉ लगा। अगर मैं मार्शल लॉ को चैलेंज करती हूं तो मार्शल लॉ जो है वो तो लोगों की उम्मीदों पे लगा। लोग तो चाहते थे मार्शल लॉ लगे, क्योंकि गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे, उनकी करप्शन से, दिल्ली के हंगामों से। वो एक तारीख है पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर कि वो कितने मसाइल का सामना उस वक्त करना पड़ रहा था। तो क्या आपसे क्या पूछेगा कि स्टेप कहाँ पे लिया था? अब फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेगी। आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने पेशी कौन सी डेट की डाली थी? आप कहेंगे 13 अक्टूबर 1958 की पेशी डाली। फिर आपसे पूछेगा इस पेशी से पहले क्या हुआ था, इस हेयरिंग की डेट से पहले क्या हुआ था? आप कहेंगे फर्स्ट मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान का पहला जो सदर था, याद रखना, पहला सदर जो था वो 1956 आइन की रूह से वो सिकंदर मिर्ज़ा था। उसने क्या किया था? 7 अक्टूबर 1958 को जो है उसने मार्शल लॉ लगा दिया था।
क्या किया, 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा दिया। पेशी कौन सी है, 13 अक्टूबर 1958 की। और मार्शल लॉ कब लग जाता है, पेशी आने से पहले, नहीं 7 अक्टूबर को। मगर अभी 7 अक्टूबर को जो मार्शल लॉ लगा ना, उसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया। वो फैसला क्या किया गया, 11 अक्टूबर 1958 को, पेशी से 2 दिन पहले एक और फैसला किया गया। वो फैसला ये किया गया कि लॉ कॉन्टिन्यूस ऑफ फोर्स, ठीक है, लॉ कॉन्टिन्यूस इन फोर्स जो था, ये फैसला किया गया 11 अक्टूबर 1958 को। ये फैसला क्या था, लॉ कॉन्टिन्यूस इन फोर्स का ये फैसला ये था 1958 का। इसमें ये कहा गया कि जो मार्शल लॉ लगा है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 1956 के आइन को शेल कर दिया, 56 के आइन को जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको रोक दिया। इसके अलावा 56 के आइन के अलावा जो मार्शल लॉ से पहले जितने कवानीन थे, जितनी सज़ाएं दी गई थी, जितने फैसले किए गए थे, जो कानून चल रहा था, जो डिपार्टमेंट चल रहा था, वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, लॉ कंटिन्यू इन फोर्स, ठीक है। तो ये कब आया था, 11 अक्टूबर 1958 को। अब देखें इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्या है, ये जो केस है ये स्टेट वर्सेस डोसो का है, ठीक है। ये है स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर का। ये कब आया था, ये PLD 1958 SC पेज नंबर जो है 533 के अंदर आया था। इसमें क्या हुआ था, डोसो से कत्ल हो गया था बलूचिस्तान के इलाके लोरा लाई के अंदर, और लोया जरगा ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। ये लोग अपना फैसला कहाँ के ऊपर ले गए थे, ये लेके गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो लोया जरगा का फैसला वो गलत है और डोसो को ये सज़ा नहीं दी जा सकती। अब इस फैसले के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट जो थी ये फैसला उठाकर ले गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशी कौन सी दी थी, 13 अक्टूबर 1958 की। अभी पेशी 13 अक्टूबर 1958 की आने नहीं पाती, 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लग जाता है। तो मार्शल लॉ लग जाता है, कौन लगाता है, आपसे पूछे कौन लगाएगा, उस पर कौन सा सदर था, आप कहेंगे सिकंदर, प्रेसिडेंट जो था सिकंदर मिर्जा था, पाकिस्तान का पहला सदर था सिकंदर मिर्जा, वो लगवाता है। मगर अभी पेशी आने में 2 दिन रहते हैं। डेट है 11 अक्टूबर की, पेशी है 13 अक्टूबर की। तो 11 अक्टूबर 1958 को क्या है, लॉ कॉन्टिन्यूस इन फोर्स कर दी जाती है। इसका मतलब ये 1956 का आइन सिर्फ शेल हुआ है, बाकी तमाम के तमाम जो है कानून जो चल रहे थे बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये केस क्यों इतना अहम है, तो सिंपल मर्डर का केस था। आप कहें क्योंकि इसलिए अहम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को और ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को जो था उसको ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैलेंज कर रहा था। अब आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है, केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, इसको जो है उन्होंने इस थ्योरी को अपनाते हुए इन्होंने क्या किया था, जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दे दिया। अब उन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाए थे, आप आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था वो गलत करार दिया, और क्या कहा, नहीं जो लोया जरगा का फैसला वो बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कौन सी थ्योरी को अपनाया था, आपसे लॉ गेट में पूछे कौन सी थ्योरी को उन्होंने अपनाया था, आपके केल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म को उन्होंने अपनाया था। अब उन्होंने कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन लिए थे, उसने क्या कहा था कि मार्शल लॉ ऑफ जो था, मार्शल लॉ ऑफ 1958 इज इलीगल, तो इज लीगल, इलीगल नहीं इलीगल। उसने कहा मार्शल लॉ जो था 1958 का ये लीगल है, कानूनी है। क्यों, आगे उसने वजह लिखी, बिकॉज पीपल ऑफ पाकिस्तान वांटेड टू सेव देयर कंट्री फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो अवाम है वो तंग आ चुके हैं जमहूरी हुकूमत से और अपने मुल्क को वो सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया कि आपसे एंड के अंदर पूछेगा कि इस फैसले का असर क्या हुआ। इस फैसले का असर ये हुआ, इस फैसले ने मार्शल लॉ को लीगल करार दे दिया, कानूनी करार दे दिया, और FCR का जो फैसला था उसको रिस्टोर कर दिया, उसको बहाल कर दिया था। ये था। और लोया जरगा का जो फैसला था उसको वैलिड करार दे दिया गया। अब हमारा दूसरा केस खत्म होगा। अब आगे जो केस आ रहे हैं इसमें छोटी छोटी सी बातें, ये जल्दी अब खत्म हो जाएंगे। 34 मिनट की हो चुकी, इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारा हो जाएगा। तीसरा केस है, इसका आपसे नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या है। इसका असल नाम है, मैं एक एक करके बताऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये आगे
हैं भी छोटे छोटे से पॉइंट। तीसरे केस का नाम है मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये तो ये नाम है इसका, ये इसका नाम है मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों नाम आते हैं, ठीक है। मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या मिस आसमा जलानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपसे पूछेगा ये केस कब साइटेशन हुआ, कब किस किताब में आया, वही मैंने आपसे कहा PLD आंखें बंद करके कह देना। PLD 1972, SC 139 पेज, PLD 1972, SC सुप्रीम कोर्ट 139 पर, PLD 1972 SC 139 पेज पर। पूछेगा चीफ जस्टिस का नाम क्या था इस केस में, आप कहेंगे हमूदुर रहमान था। चीफ जस्टिस क्या था? हमूदुर रहमान। आपसे पूछेगा ये केस सिर्फ एक आसमा जलानी का केस था, आप कहेंगे नहीं, ये दो केस थे। हकीकत में ये दो केस थे जो जोड़कर एक ही कर दिए गए थे। वो केस क्या क्या थे? मिस आसमा जलानी के जो केस था वो क्या था? मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर। पहला केस तो ये था मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट पंजाब ऑफ अदर, ये केस था, यानी इसने गवर्नमेंट पंजाब पे पहले केस किया था, ठीक। फिर दूसरा केस था मिसिज जरीना गोहर वर्सेस प्रोवेंस सिंध एंड अदर। मिस आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर, ये अलग केस था। और दूसरा था मिसिज जरीना गोहर वर्सेस प्रोवेंस सिंध एंड अदर। मिस आसमा जलानी जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट को वो बनाती है, फरीक बनाती है, और जो मिस जरीना गोहर जो है वो किसको बनाती है? वो सिंध को, सूबा सिंध को जो है वो फरीक बनाती है। ये दो केस थे। अब आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर इस केस में क्या चैलेंज किया गया था? आप कहेंगे इस केस में आसमा जलानी ने चैलेंज किया था कि मेरे वालिद जो है मलक गुलाम जलानी, उनकी जो डिटेंशन है, उनकी जो हरासत है वो इल्लीगल है। और जरीना गोहर ने क्या कहा था कि जो मलक अल्ताफ़ गोहर है उसको भी जो इसी तरीके से जो उन्होंने डिटेंशन की थी, उनको हिरासत में लिया था, ये भी गैर कानूनी है, ये भी इल्लीगल है। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जो डिटेंशन थी, जो हिरासत थी, उसको इल्लीगल डिक्लेयर करना चाहते थे। वो कहते थे हमारे जो बंदे पकड़े गए हैं, आसमा जलानी का कौन पकड़ा गया था? मलक गुलाम जलानी। जरीना गोहर का कौन सा पकड़ा गया था? मलक अल्ताफ़ गोहर। तो ये जो बंदे पकड़े गए थे उन्होंने कहा इनको गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत किया गया। अब आपसे पूछेगा आसमा जलानी ने, लॉ गेट में पूछेगा आसमा जलानी ने अपनी पहली पटिशन कहाँ पे दायर की थी? आप कहेंगे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पहली पटिशन दायर की थी। आसमा जलानी ने लाहौर हाई कोर्ट में। आपसे पूछेगा जरीना गोहर ने अपनी पटिशन कहाँ पे दायर की थी? आप कहेंगे उन्होंने सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी पटिशन दायर की थी। आसमा जलानी ने लाहौर हाई कोर्ट, जरीना गोहर ने सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में। आपसे पूछेगा कि ये क्यों डिटेंड किए गए थे, ये दोनों बंदे क्यों पकड़े गए थे? तो आप कहेंगे अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। किसके तहत पकड़े गए थे? अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। ये मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 कौन से सन का था? 1971 का। उसके तहत ये गिरफ्तार हुए थे। अब यहां पर जो था, अब ये केस कहां चला गया? ये केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, ठीक है। तो जो पिटीशन थी इनकी, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पर एक मर्तबा फिर स्टेट वर्सेस डोसू को उठाया गया। आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर कि क्या आसमा जलानी केस के अंदर दोबारा इस पॉइंट को स्टेट वर्सेस डोसू को उठाया गया था? यानी जो स्टेट वर्सेस डोसू में दूसरा केस पड़ा, उस केस को आसमा जलानी केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया था, उसको बुनियाद बनाया गया था फैसले के लिए? आप कहेंगे हाँ, बनाया गया था। दूसरा, उन्होंने वही वाली बुनियाद बनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज वंस राइज्ड अगेन। उन्होंने कहा यह मुल्क की जरूरत थी इस तरह करना, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां बात नहीं मानी। स्टेट वर्सेस डोसू में बात मान ली थी ना कि हाँ जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक कर रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? गवर्नमेंट के फैसले को गलत करार दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि डिसाइडेड हिज डिटेंशन वाज इलीगल, कि जो तुमने इनको गिरफ्तार किया वो इलीगल तौर पे किया गया। फिर दूसरा उसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्शल लॉ इलीगल, जो तुमने मार्शल लॉ लगाया वो भी इलीगल है। फिर उसने क्या कहा? तो देखो क्या हुआ था, आसमा जलानी का जो था वो गुलाम जलानी, और जरीना जो गोहर थी उसका अल्ताफ़ गोहर।
मलक अल्ताफ़ गोहर, आसमा जलानी का मलक गुलाम जलानी और श्रीनगर का मलक अल्ताफ़ गोहर, इनको जो था वो मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 1971 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने क्या किया, आसमा जलानी ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी और दूसरी जो थी जरीना, उसने कहाँ पे पटिशन दायर की थी, उसने सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। उसके बाद ये मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने फिर वही चीज़ उठाई, स्टेट वर्सेस डोसू को ले आए कि देखो वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि हमारे हक में हुआ था, गवर्नमेंट के हक में, अब यहाँ भी हमारे हक में करें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकी बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि ये क्या नाम है, नेसेसिटी ऑफ स्टेट थी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वंस अगेंस्ट राइज। इन्होंने दोबारा क्या कहा, ये ज़रूरत थी हमारी, ठीक है, नज़रिया ज़रूरत इसको कहते हैं कि थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत उठाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जो तुमने बंदे के गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी, प्लस जो मार्शल लॉ लगाई ये भी गैर कानूनी। अब इसमें एक और पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि आसमा जलानी का वालिद कब गिरफ्तार हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है आसमा जलानी का वालिद कब गिरफ्तार हुआ था। आप कहेंगे 22 दिसंबर 1971 को गिरफ्तार हुआ था, 22 दिसंबर 1971 को। हमारा तीसरा केस खत्म हो गया। अब छोटे छोटे से केस है। चौथा केस बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस, अब चौथे केस का नाम क्या है, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये केस का नाम है। आपसे पूछेगा ये केस कौन सी किताब के अंदर आया, इसकी साइटेशन कहाँ पे है, आप कहेंगे पीएलडी, देखो पीएलडी चल रही है, पीएलडी 1977 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, पेज का नंबर है 657। दोबारा सुन ले, पीएलडी 1977 एससी सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 657। पूछेगा यहाँ पे चीफ जस्टिस जो था उसका नाम क्या था, आप कहेंगे अनवारुल हक था। चीफ जस्टिस यहाँ पे क्या था, अनवारुल हक था। अब इसके अंदर क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि जो भुट्टो का जो इलेक्शन हुआ था 1977 का, उसके अंदर जो थी वो ऑफिशियल इंटरफेरेंस की गई थी, ठीक है, वहाँ पर उसमें मुदाखलत की गई और भुट्टो को जितवाया गया था। अब भुट्टो के खिलाफ क्या हुआ, एक एंटी भुट्टो मूवमेंट उठी थी और भुट्टो का क्या, उसके खिलाफ जो था फिर क्या हुआ कि मार्शल लॉ जो था वो लगा दिया गया था। अब इसको देखिए, इसके पॉइंट क्या क्या अहम है। आपसे पूछ सकता है हुआ क्या था, आप कहेंगे कि इंटरफेरेंस विद इलेक्शन 1977 इन फेवर ऑफ भुट्टो। इसमें यह हुआ था कि 1977 का जो इलेक्शन था भुट्टो की फेवर के अंदर, उसके अंदर मुदाखलत की गई थी। फिर कहेंगे इसके अब क्या उठा था, आप कहेंगे एंटी भुट्टो मूवमेंट वाज राइज्ड, कि एंटी भुट्टो मूवमेंट जो भुट्टो खिलाफ तहरीक शुरू कर दी गई थी। फिर आपसे पूछेगा कि फिर क्या हुआ था, आप कहेंगे कि इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ लग गया था और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर क्या हुआ, जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक आई तो मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। फिर आपसे लागैट में पूछेगा भुट्टो को जो पहली मरतबा अरेस्ट किया गया था उसको छोड़ दिया गया था, लागैट में पूछेगा, आप कहेंगे हाँ भुट्टो को छोड़ दिया गया था। अब आपसे पूछेगा कि फिर क्या हुआ था, आप कहेंगे जब भुट्टो को छोड़ा गया, लागैट में पूछेगा जब भुट्टो को छोड़ दिया गया फिर क्या हुआ, आप कहेंगे भुट्टो ने फिर कैंपेन शुरू कर दी, अपनी फिर जो है जलसे जुलूस शुरू कर दिए और फिर भुट्टो को दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। अब आपसे लागैट में पूछेगा भुट्टो को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया था, आप कहेंगे 17 सितंबर 1977 को भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। कहाँ, 17 सितंबर 1977 को भुट्टो गिरफ्तार किया गया। आपसे पूछे कितने लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया, आप कहेंगे भुट्टो को उसके 10 साथियों समेत, उसके 10 दोस्तों समेत गिरफ्तार किया गया। अब क्या हुआ, बेगम नुसरत भुट्टो ने क्या किया, जब उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने उसकी री अरेस्ट को जो है चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब आपसे पूछेगा जो उसने चैलेंज वो किया, डिसीजन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, आप कहेंगे डिसीजन इन फेवर ऑफ फेडरेशन। यहाँ पर फैसला किसके हक में दे दिया गया, गवर्नमेंट के हक में दे दिया गया और मार्शल लॉ इन्फोर्स ड्यू टू स्टेट नेसेसिटी। और ये कहा गया जो मार्शल लॉ लगा वो बिल्कुल ठीक है, भुट्टो को सही तरीके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि कानून की ज़रूरत थी, मुल्क के हालात ख़राब हो गए थे। तो जो फैसला था, नुसरत भुट्टो की जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई और जो फैसला था वो फेडरेशन के हक में चला गया, गवर्नमेंट के हक में चला गया और मार्शल लॉ को लीगल करार दे दिया गया, उसको सही करार दे दिया गया। और किस बुनियाद पे, स्टेट नेसेसिटी थ्योरी के ऊपर, कि ज़रिया नज़रियत की थ्योरी के ऊपर, यानी जो
नज़रिया ज़रूरत के ऊपर उसको वो क्लियर किया गया। अब है हमारे पास पांचवा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। केस का नाम होगा पांचवें केस का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर। केस का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर। आपसे पूछेगा ये केस कब साइटेशन हुआ, आप कहेंगे पीएलडी, वही चलता रहा पीएलडी 1953, SC 473 पेज, पीएलडी 1993, SC सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 473, पीएलडी 1993, SC पेज नंबर है 473। आपसे पूछेगा इसमें चीफ जस्टिस कौन था, आप कहेंगे इसमें नसीम हसन शाह था, चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह था। अब क्या हुआ था इसमें, यह हुआ था कि प्रेसिडेंट उस वक्त का था गुलाम इसाक खान, उसके दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान जो था वो क्लैश चल गया था। उसने जो है असम्बली को जो था वो डिज़ोल्व कर दिया। नवाज शरीफ ये केस लेके चला गया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ के हक के अंदर फैसला दे दिया। ये केस था बस। तो चीफ जस्टिस कौन था, नसीम हसन शाह। आपसे पूछेगा हुआ क्या था, आप कहेंगे डिफरेंस वाज राइज्ड बिटवीन नवाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान। अब आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा कि जो नवाज शरीफ था उसने कोई तकरीर की थी या अवाम को बताया था कि मेरे खिलाफ इस तरह का मसला चल रहा, आप कहेंगे हाँ। नवाज शरीफ ने 17 अप्रैल 1993 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौम से खिताब किया कि मेरी हुकूमत को ख़तरा है। और फिर 18 अप्रैल, एक दिन के बाद 1993 को फेडरेशन जो थी उसने क्या अपना स्टेप ले लिया और असम्बली तोड़ दी थी। 17 अप्रैल 1993 को नवाज शरीफ तकरीर करते हैं, कौम से खिताब करते हैं, और 18 अप्रैल 1993 को असम्बली को तोड़ दिया जाता है, स्टेप ले लिया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट जो था, जो गुलाम इसाक खान था, उसने किस कानून के तहत, किस पावर को इस्तेमाल करते हुए असम्बली तोड़ी थी। आप कहेंगे प्रेसिडेंट डिसॉल्व्ड असम्बली बाय यूजिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 58(2)(b), 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 इसको यानी 1973 के आयन की 58(2)(b) इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए, इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने असम्बली तोड़ दी थी। अब आपसे लागत में पूछेगा पटिशन कहाँ पे फाइल की गई थी, आप कहेंगे पटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपसे पूछेगा इस पटिशन के अंदर, ये बड़ा अहम इसमें कि कितने जजेस बैठे थे, कोई बड़ी अहम पटिशन थी। आप कहेंगे 11 रुकनी जज थे, 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। अब आपसे पूछेगा पेशी कौन सी डेट की डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं कब सुनवाई करूंगी, आप कहेंगे 26 अप्रैल 1993 की पेशी डालेगी, 26 अप्रैल 1993 की पेशी डाली कि इस तारीख को मैं फैसला सुनाऊंगी। अब आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया था, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, लागत में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नवाज शरीफ के हक में सुना दिया। और उन्होंने क्या कहा, इस फैसले के जरिए 3 चीज़ें हुई। ठीक है, अब आपसे पूछेगा जो फैसला नवाज शरीफ के हक में आया इससे क्या फ़ायदे हुए, अपने 3 फ़ायदे हुए। पहला, नेशनल असम्बली जो थी वो बहाल हो गई, कैबिनेट बहाल हो गई, और मिनिस्टर जो थी, प्राइम मिनिस्टर भी बहाल हो गया। तो क्या, रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल असम्बली हुई, रिस्टोरेशन ऑफ कैबिनेट हुई, काबीना भी बहाल हो गई, और रिस्टोरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम भी बहाल हो गया। और जो स्टेप था जो प्रेसिडेंट ने लिया था, डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपसे कहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप था जो प्रेसिडेंट ने लिया था गुलाम इसाक खान ने, उसको क्या कहा, उसने कहा कि दिस स्टेप हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो स्टेप लिया था उसने गैर आईनी स्टेप लिया था। अब छठा है हमारे पास, छठा केस शुरू हो गया। इस केस का नाम है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। केस का नाम है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये नाम है। आपसे लागत ने पूछेगा ये केस कहाँ पे, कौन सी किताब में साइट हुआ, आप कहेंगे पीएलडी, वही चलता रहा पीएलडी 1956, SC 1996, पीएलडी 1996। ठीक है, पीएलडी 1996, SC पेज नंबर है 324। ठीक है, पिछला 1993 में था, हाँ पिछला 1993 में था। देखो पीएलडी पिछला था, नवाज शरीफ वाला जो केस था वो पीएलडी 1993, SC पेज नंबर है 473, पीएलडी 1993 में था, SC पेज नंबर है 473। और ये जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये केस है पीएलडी 1996, SC पेज नंबर है 324,
दोबारा सुन लें, PLD 1996 SC 324 के अंदर, PLD 1996 SC पेज है 324। आपसे कहेंगे इसमें चीफ जस्टिस कौन था, आप कहेंगे पीर सज्जाद अली शाह। पीर सज्जाद अली शाह जो था वो चीफ जस्टिस था। आपसे पूछेगा ये केस किसके मुताल्लिक था, आप कहेंगे जजेस की भर्ती के मुताल्लिक था। ठीक है, यानी ये था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मुताल्लिक था कि जो जजेस की भर्ती होती है। इसमें ये कहा गया कि जो सदर है उसके पास जो पावर है ना, इसमें यहाँ पे एक लफ्ज़ जो था ना कंसल्टेशन, कंसल्ट करना, मशवरा करना, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया इसमें जाकर और इसकी तशरीह की, इसको डिफ़ाइन किया कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। यानी सिंपल वर्डिंग में ये कहा गया कि सदर को पावर है ना कि वो जो जजेस की भर्ती करता है, सदर भर्ती करता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भर्ती करता है, मगर इसमें यह कहा गया कि सदर ये नहीं कर सकता कि जिसका उसका दिल चाहे बग़ैर कानून के उसको कि मैं इसको भर्ती नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है, ये ना करे। अगर वो किसी को रिजेक्ट करता है तो वो साउंड माइंड के तहत, साउंड रीज़न के तहत माकूल वजह बता के करे, बस ये कहा गया था। तो चीफ जस्टिस कौन था, पीर सज्जाद अली शाह। केस किसके मुतालिक था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मुतालिक था। आपसे पूछेगा केस किसके मुतालिक था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अब इसमें आपसे पूछेगा इसमें क्या किया गया था, आप कहेंगे दी वर्ड कंसल्टेशन वाज डिफाइंड फुली बाय सुप्रीम कोर्ट, कि जो वर्ड कंसल्टेशन था, मशवरा, वो जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फुली तौर के ऊपर डिफाइन किया था। अब आपसे पूछेगा कंसल्टेशन की क्या बात बताई गई थी, कंसल्टेशन को कैसे डिफाइन किया गया था। आपके कंसल्टेशन को ये डिफाइन किया गया था कि ये परपोजिव है, ये परपोजिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इफेक्टिव और कॉन्सेंसस होना चाहिए और ओरिएंटेड होना चाहिए। देखो कंसल्टेशन को क्या कहा गया था कि परपोजिव, मीनिंगफुल, इफेक्टिव, कंसेंसस, ओरिएंटेड होना चाहिए, ये वाली इसकी वो की गई थी। आप लिख लेना, इसको दोबारा पीछे चला के देख लेना। अब आपसे पूछेगा ये जो केस जो दायर किया गया था ये किस दफ़ा के तहत, ये किस आर्टिकल के तहत किया गया था। आप कहेंगे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसका आर्टिकल 170 और 190, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 170, 170 और 190, 190 के तहत, 190 के तहत, 170, 190 के तहत जो था ये केस जो है वो आगे चलाया गया था। अब इसके अंदर आपसे पूछेगा अज-जहाद ट्रस्ट जो था वो क्या कहना चाहता था। आप कहेंगे वो ये कहना चाहता था कि प्रेसिडेंटल रिजेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस नॉमिनेटेड मस्ट बी सपोर्टेड बाय साउंड रीजन। उसने क्या कहा था कि चीफ जस्टिस की जब भी भर्ती होती है, जज की जो भर्ती हो, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिजेक्ट करना चाहता है तो उसको साउंड रीज़न बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं, भाई आप कौन होते हैं पसंद ना पसंद करने वाले, कानून के दायरे में चले। ये बात कही गई थी कि आप बगैर कोई माकूल वजह बताए उसकी जो अपॉइंटमेंट है जज की उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ने क्या था, तो चीफ, अब इस फैसले में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस इम्पावर्ड टू टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जज एज बीइंग द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसको पावर्ड कर दिया गया कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। क्या डिसिप्लिनरी एक्शन किसके खिलाफ ले सकता है, किसी भी जज के, क्योंकि वो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का। तो यानी क्या कहा गया इस फैसले में, कहा गया सदर जब भी किसी को जो है फैसले को रिजेक्ट करेगा तो वो साउंड रीजन बताएगा। अब हमारे पास सातवें का नाम है सैयद जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ। केस का नाम है सैयद जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ। आपसे पूछे कौन सी किताब में, आपका PLD 2000 SC सफ़ा नंबर है 869, यानी PLD 2000 SC पेज नंबर है 869। ये किसके मुतालिक था, एमरजेंसी जो लगा दी गई थी उसके मुतालिक था। अब आपसे पूछेगा इसमें चीफ जस्टिस कौन था, आप कहेंगे अरशद हसन खान चीफ जस्टिस था। आपसे कहेंगे क्या हुआ था, आप कहेंगे कि इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अक्टूबर 1999 को। आपसे पूछेगा क्या हुआ था, आप कहेंगे 14 अक्टूबर 1999 को जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी कर दी थी उसने। परवेज मुशर्रफ ने अब ये क्या किया था, परवेज मुशर्रफ ने टुक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप।
उनका क्या इल्ज़ाम था कि परवेज़ मुशर्रफ ने क्या था, ये जो स्टेप लिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर इसने पाकिस्तान के अफेयर के अंदर आर्मी को मुदाखलत कर दी और इसने सस्पेंड कर दिया असम्बली को और सेनेट को। क्या इल्ज़ाम थे इसके ऊपर? आपसे पूछेगा लागेट में क्या किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, आप कहेंगे इसने जो स्टेप लिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिया था, ये ग्राउंड उठाया गया। दूसरा कि इसने पाकिस्तान के टुक अफेयर ऑफ पाकिस्तान बाय आर्म फोर्सेस, इसने पाकिस्तान की जो अफेयर थे, मामलात थे, उसके अंदर आर्म फोर्सेस को मुदाखलत कर दी थी और सस्पेंड कर दिया था असम्बली और सेनेट को। अब आप कहेंगे, अब आपसे लागेट ने पूछेगा परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दिफा में क्या कहा था, आपने कहा कि ही टुक स्टेप, उसने क्या कहा कि मैंने जो स्टेप लिया है वो स्टेट नेसेसिटी की बुनियाद पर लिया, इसको मुल्क को ज़रूरत थी, स्टेट सर्वाइवल की बुनियाद पर लिया, जो मुल्क था उसको बचाना था, स्टेट प्रोटेक्शन की बुनियाद पर लिया, मुल्क की हिफाजत करनी थी। तो क्या स्टेट नेसेसिटी, स्टेट सर्वाइवल, स्टेट प्रोटेक्शन की बुनियाद पर उसने ये उठाया। अब आपसे पूछेगा जो पिटीशन फाइल की गई थी ये पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल के तहत की गई थी, आप कहेंगे पाकिस्तान का आइन 1973 का आर्टिकल 91(4), 91(4) और 180(3), 91 फिर ब्रैकेट में 4, 91 ब्रैकेट में 4, फिर 180 180 ब्रैकेट में 3, इसके तहत जो है ना वो किया गया था। और क्या मुशर्रफ क्या बनकर बैठ गया था, वो चीफ एग्जेक्टिव, मुशर्रफ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज चीफ एग्जेक्टिव, वो चीफ एग्जेक्टिव बन गया था। और उसने क्या किया था, प्रोक्लेम्ड, आपसे पूछेगा जो उसने इमरजेंसी लगाई थी, लागेट पूछेगा जो इमरजेंसी लगाई थी वो कैसे लगाई थी, आपने क्या कहा था, प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी बाय PCO 1 ऑफ 1999, PCO 1 के तहत उसने लगाई थी, 1999 के तहत इमरजेंसी नाफिज की थी। अब आपसे पूछेगा PCO का मतलब क्या, लागेट ने पूछेगा, आप कहेंगे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, PCO का मतलब है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अब आपसे लागेट ने पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने किसके हक में फैसला दिया, उसने मुशर्रफ के हक में फैसला दे दिया, रिजेक्टेड द पिटीशन ऑफ जफर अली शाह के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, ये था। अब हमारा आखिरी केस और बिल्कुल छोटा सा है कि केस का नाम है खान असफंद यार वली, केस का नाम है खान असफंद यार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, खान असफंद यार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये नैब के मुताल्लिक था, ठीक है, और ये कि वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो असर रखता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव असर, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव असर। जितने कानून बनते हैं ना वो जिस डेट को बने हैं ना उस डेट से लागू होते हैं, मगर यहाँ पे क्या कहा गया कि इसमें ये चैलेंज किया गया कि जो नैब है उसका जब जिस डेट को बना है उस डेट से असर रखेगा या पहले की जो जितने मामला हुए उन पर भी असर रखेगा, उसके मुताबिक है। तो केस का नाम क्या था, खान असफंद यार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आपसे पूछेगा ये कौन सी किताब के अंदर आया, आप कहेंगे PLD 2001, PLD 2001 SC पेज नंबर है 607, PLD 2001 SC पेज नंबर है 607। आपसे पूछेगा इसमें चीफ जस्टिस कौन था, आप कहेंगे इफ्तिखार चौधरी था, इफ्तिखार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, चीफ कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, उन्होंने फैसला दिया था इन फेवर ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999, 1999 के नैब ऑर्डिनेंस के हक में फैसला दे दिया था। और क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड नैब ऑर्डिनेंस 1999 वैलिड हैविंग इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। उसने क्या कहा था कि इसका जो असर है रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी ये पिछले जो मामलात हुए उन पे भी असर रखता है। तो ये हमारा वो सारा का सारा था, जितने अहम पॉइंट थे इसके अंदर मैंने बता दिए। इसको बहुत गौर से देखना, आपकी एक वीडियो ये पूरे 5 नंबर की वीडियो है, ठीक है। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम, अल्लाह हाफिज़।